स्वागत है आप सभी का इस संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। बीएड एंट्रेंस एग्जाम के सभी के फॉर्म आपके आने वाले हैं, जैसे यूपी बीएड, बिहार बीएड। तो अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, तैयारी बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज, आपको लक्ष्य ही है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो कंटिन्यू 8 बजे जुड़ जाइए। और आपके पूरे कॉन्सेप्ट, हिंदी का कोई कॉन्सेप्ट अगर नहीं जान रहे हैं, हिंदी की प्रैक्टिस करनी है, हिंदी के प्रीवियस ईयर चाहिए, तो रोजाना 8 बजे जुड़ जाइए और बीएड की संपूर्ण तैयारी आपको करवाई जाएगी, जिसमें आपका सामान्य हिंदी जो है आज हम शुरू कर रहे हैं। जो आपके यूपी बीएड में तो आपका हिंदी का वेटेज अधिक है, 50 क्वेश्चन यूपी बीएड में आते हैं, 15 क्वेश्चन आपको बिहार बीएड में देखने को मिलेंगे। तो पूरे सिंगल क्वेश्चन आपको इस क्लास से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। तो अभी तक आज तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट लेकर के आए। प्रश्न तो कम होंगे पर आपको पूरा सोल्यूशन के माध्यम से बताया जाएगा कि कैसे प्रश्न एग्जाम में बने हैं अभी तक। तो पेन पेपर ले लीजिएगा, नोट करते हुए चलेगा और बताइएगा हिंदी वर्णमाला में वर्डों की कुल संख्या है 48, 50 या 52 या 57। बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको मिल क्या रहा है, वर्णमाला मिल रहा है। तो सर वर्णमाला किसको कहते हैं, नोट कर लो, पेन पेपर लिए हो नोट कर लो। वर्णमाला किसे कहेंगे, सर ये माला लिखा हुआ है। सर माला अगर बात करते हैं तो सर किसकी होती, मोतियों की माला होती है। सर ये माला किसकी होगी, तो ये वर्डों की माला होगी। वर्डों के समूह को क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। वर्डों के क्रमबद्ध समूह या उच्चारण समूह कोई भी ऑप्शन में मिल सकता है तो वर्णमाला कहेंगे। तो वर्णमाला में वर्डों की संख्या कितनी होगी, 52 52 होगी। यह नोट कर लेना। कुल संख्या जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको 52 लगाना है। आपसे यहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होगी। तो स्वरों की कुल संख्या आपकी कितनी होगी, तो 11 कुल स्वर होते हैं हिंदी वर्णमाला में। आप ऑप्शन चुन सकते हैं। तो 11 स्वर अगर आपके ऑप्शन में आएगा तो आप 11 स्वर लगाइएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह का उच्चारण स्थान है। वह का उच्चारण स्थान आपसे पूछा जा रहा है। जैसे उच्चारण क्या होता है, सर आपको बता दें, जो आपका वर्णमाला होता है, वर्णमाला में जो आपका वर्ड बोले जाते हैं, इनका सबका एक उच्चारण स्थान होता है। कि आप कंठ से बोल रहे हैं या तालु से बोल रहे हैं या ओष्ठ से बोल रहे हैं या दांत और ओठ दोनों से बोल रहे हैं तो दंतोष्ठ हो जाता है। जैसे तालु की बात करते हैं तो सर जो आपका होता है, सर तालु की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, तालु जो होता है, तालु जैसे तालु से आप किस वर्ड का उच्चारण करेंगे, तो चा वर्ग जो होता है, चा वर्ग आपका होता है च छ ज झ इया। तो ये चा वर्ग तालु से उच्चारण होता है। बात करते हैं ओठ के, ओठ से उच्चारण किसका होता है सर, तो पा वर्ग का होता है। क्या होता है, पा वर्ग का उच्चारण जो होता है ओष्ठ से होता है। अब यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, वा का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो वा का उच्चारण स्थान दांत और ओठ दोनों से होता है, तो इसे क्या कहते हैं, दंतोष्ठ कहते हैं। नोट कर लीजिए, एग्जाम में दोनों लोगों के प्रश्न बन चुका है। बीएड जो है, बिहार बीएड, यूपी बीएड दोनों में प्रश्न आ चुका है कि दंतोष्ठ क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चा वर्ग है। चा वर्ग अभी हमने बता दिया क्या होता है सर। चा वर्ग एक कॉन्सेप्ट और नोट कर लो, चा वर्ग तालु से उच्चारण होता है, तालव्य व्यंजन इसको बोलते हैं। लेकिन इसको और क्या कहा जाता है, स्पर्श संघर्षी। आपसे पूछ ले स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, तो वहां पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा चा वर्ग। तो आपको लगाना स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन होगा, चा वर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ज्ञा में वर्णमाला को माना जाता है। बताइएगा, ज्ञा में वर्णमाला को माना जाता है। अब पूछा क्या गया है सर, ज्ञा कौन सा होगा, तो संयुक्त व्यंजन होगा, दुगुण व्यंजन होगा, स्वर होंगे या व्यंजन होंगे। हमने क्या बताया, स्वर कितने होते हैं सर, 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। संयुक्त व्यंजन पूछ ले कितने होंगे, 4 होंगे। सर संयुक्त व्यंजन कितने होंगे, 4 होंगे। कौन कौन से होते हैं सर, छा होता है, छा होता है, त्रा होता है, ज्ञा होता है और श्रा होता है। क्या होता है, श्रा होता है। तो ये आपके 4 क्या हो जाते हैं सर, संयुक्त व्यंजन होते हैं, जिसमें आपका ज्ञा भी होता है। क्या होता है, ज्ञा भी आपका संयुक्त व्यंजन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है। विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होगा, तो यहाँ पे तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द या विदेशी शब्द। तो विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में होगा। तत्सम शब्द क्या होते हैं सर, संस्कृत के शब्द होते हैं। क्या होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं और कठिन शब्द होते हैं। तो विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्दों में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो एक एक प्रश्न नोट करते हुए चलिएगा, सभी प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं।
अब रिक्शा जो है किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का, फारसी या जापानी या चीनी भाषा का? तो रिक्शा बताइएगा किस भाषा का आपका शब्द हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जापानी शब्द आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कमल कैसा शब्द है? आपके एग्जाम में यहां सबसे अच्छी प्रश्न पूछा गया था कि रचना के आधार पर शब्द के भेद होते हैं। ये प्रश्न आप ढूंढेंगे तो जल्दी नहीं मिलेगा। रचना के आधार पर शब्द के भेद नोट कर लो कितने होते हैं? ये नोट कर लो, 3 होते हैं। कितने होते हैं सर? रचना के आधार पर शब्द के भेद 3 होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। योग शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब सर रूढ़ शब्द क्या होते हैं? सर ऐसे शब्द होते हैं जिनको अलग करने पर अर्थ न निकले कोई। जैसे पशु, आपके बीएड में पूछा जा चुका है पशु कौन सा शब्द है? तो पशु आपका रूढ़ शब्द हो जाता है। जैसे पाधंसु, इसको कोई अर्थ निकल रहा है? जी नहीं निकल रहा है, तो जिसका कोई अर्थ न निकले वह रूढ़ शब्द होते हैं। सर कमल में कौन सा होगा? कमल कैसा शब्द है? तो कमल में अलग कर लो सर, कमल में क्या होगा? कुछ होगा, कोई अर्थ तो नहीं निकल रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो कमल भी आपका रूढ़ शब्द होगा। लेकिन जिस बुक से हमने प्रश्न लिया उस बुक में यौगिक दिया रखा था, तो यौगिक गलत हो जाता, यहाँ पे रूढ़ हो जाता। लेकिन कुछ हमारे भाई बहन जो हमसे अभी क्लास देख रहे हैं वह कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, वह योग रूढ़ बताएंगे। क्या बताएंगे? वह योग रूढ़ बताएंगे। तो इसका भी सॉल्यूशन सुन लो, इसका भी सॉल्यूशन सुन लो। योग रूढ़ किसको पढ़ा होगा आपने? योग रूढ़ शब्द जो होता है वह पंकज होता है। क्या होता है? पंकज होता है। सर क्या होगा? पंक धन जा होगा। पंक अर्थात जा मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला। क्या हो जाएगा? कीचड़ में जन्म लेने वाला, तब वो कमल की बात करता है। योग रूढ़ शब्द जो होते हैं, नोट कर लो, जितने बहुब्रीहि समास होते हैं, बहुब्रीहि समास जितने होते हैं वह सभी योग रूढ़ होते हैं। बहुब्रीहि समास वाले जितने शब्द होंगे वह योग रूढ़ होते हैं। सर तो योग रूढ़ क्या होता है? सर पंकज जो होता है वह बहुब्रीहि समास दे रहा है, तीसरा अर्थ दे रहा है। जैसे पंकज मतलब कमल, पंक मतलब कीचड़ और जा मतलब जन्म लेने वाला, तो योग रूढ़ का शब्द जो आपका होगा वह पंकज होगा, ना कि कमल। तो कमल पूछे तो कमल आपका रूढ़ शब्द हो जाएगा। एक ही अर्थ देते हैं, अलग करने पर कोई अर्थ ना निकले। बिल्कुल क्लियर हो गया? तो क्लियर हो गया तो डन बोल दीजिए, कमेंट में बोलिए डन, बिल्कुल क्लियर। समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब यहाँ पे संज्ञा सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट, संज्ञा के भेद कितने होते हैं बताइएगा? संज्ञा के भेद कितने होते हैं? तो संज्ञा के भेद 3 या 5, 2 ऑप्शन आपके एग्जाम में आएगा। हाथ ऊपर कर दीजिएगा, 3 वाले को बताइए, 5 वाले बताइए। तो संज्ञा के मूल भेद की अगर बात करें तो मूल भेद अगर पूछा जाए तो 3 होते हैं। सर मूल भेद 3 होते हैं, अगर केवल भेद पूछ लेगा तो आप 5 बताओगे। मूल भेद पूछे तो 3 होते हैं, अगर भेद पूछे तो 5 होते हैं। सब चीजें आपको क्लियर करवाई जाएंगी। कैसे होती ये चैप्टर वाइज जब हम पढ़ाएंगे क्लियर करवा देंगे। अब समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण बताइएगा। गुलाब, अंगूर, पौधे, चावल। बताइएगा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा जा रहा है, सभी लोग उत्तर दीजिएगा। अब कुछ लोग चावल को बता रहे हैं समूहवाचक संज्ञा होगा, तो चावल नहीं होगा, चावल समूहवाचक संज्ञा नहीं होगा, चावल आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। चावल कैसी संज्ञा होगी? सर द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब यहाँ पे सर समूहवाचक संज्ञा पूछा क्या गया है, तो समूहवाचक संज्ञा में अंगूर लगा दो। सर समूहवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? अंगूर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सर समूहवाचक संज्ञा के 2 उदाहरण और बता दो, तो कच्छा नोट कर लो, आपके एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। सर कच्छा कौन सी संज्ञा है? कच्छा में समूहवाचक होगी। सर कच्छा में समूहवाचक संज्ञा होती। सेना पूछ लो तो सेना में क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगी। और अंगूर में क्या होगा? नंबर क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। मोहन स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में मोहन कौन सी संज्ञा है? मोहन में कौन सी संज्ञा बताइएगा? जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा? बताइएगा। काफी अच्छा प्रश्न है कि मोहन में संज्ञा है, बताइएगा। अब इसमें सभी लोग कंफ्यूज हो चुके होंगे कि सर जातिवाचक होगा, समूहवाचक होगा, द्रव्यवाचक या भाववाचक। तो ना जातिवाचक संज्ञा है, ना समूहवाचक संज्ञा है, ना द्रव्यवाचक संज्ञा है, ना भाववाचक संज्ञा है। इसमें आखिर संज्ञा कौन सी है? सर संज्ञा का जो होता है परिभाषा क्या होती है? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को संज्ञा कहते हैं। तो सर व्यक्ति का नाम है तो क्या लगाओगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ना कि इनमें जितने ऑप्शन दिए थे सभी गलत थे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? मोहन में आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ये पूरा आपका ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो मोहन में पूछे तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। अभी पूछ लेता कि मोहन स्कूल जा रहा है, अब स्कूल में
पूछ लेता कौन सी संज्ञा है, स्कूल में कौन सी संज्ञा है, तो क्या पता कौन से स्कूल जा रहा है, तो स्कूल में आपका प्राइमरी भी स्कूल हो सकता है, जूनियर स्कूल हो सकते हैं, कई स्कूल होते हैं। तो सर वहां पे स्कूल में अगर पूछता तब जातिवाचक हो जाता, और मोहन पूछा है तो मोहन में आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा कोई किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है, कोई किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है। सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। सर्वनाम होते क्या हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम क्या करते हैं, संज्ञा की आवृत्ति को रोक देते हैं। जैसे रमेश क्या है, रमेश स्कूल जाता है, रमेश स्कूल जाता है। अब क्या है, रमेश स्कूल जाता है और वह जो है वह पढ़ता भी है, वह पढ़ता भी है, वह पढ़ता भी है। मतलब क्या है, वह पढ़ता भी है। तो रमेश यहाँ पे हम लिख सकते थे रमेश पढ़ता भी है। तो रमेश जो यहाँ पे है वह किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो रमेश के लिए प्रयोग हुआ है। तो ये सर्वनाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। तो ये क्या है कि कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम कोई क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, जी नहीं। अनिश्चयवाचक, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा क्योंकि निश्चित नहीं है। अगर कोई कुछ पूछ ले, कोई पूछ ले या कुछ पूछ ले, तो ये सभी आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पीली साड़ी दुकान से खरीदी, इस वाक्य में विशेषण व विशेष्य होंगे। बताइएगा, पीली साड़ी दुकान से खरीदी, इस वाक्य में विशेषण व विशेष्य होंगे। अब विशेषण क्या होते हैं सर, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। सर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता दें, वह क्या होते हैं सर, विशेषण होते हैं। विशेष क्या होते हैं, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा रही हो। विशेष क्या होंगे, जिसकी विशेषता हम बताते हैं वह विशेष होते हैं। और विशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण जो आपके होते हैं, विशेषण जो विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पे आप बताइएगा पीली क्या है। सर पीला जो है आपका, पीली साड़ी, काली साड़ी, ये सब क्या है, विशेषता है। पीली साड़ी, काली साड़ी, कुछ धीरे धीरे तो आप विशेषता बताओगे। तो सर पूछा क्या गया था, पहला विशेषण बता दो। तो पहला तो पीली है, पहला पीली है। साड़ी क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो लोग बी दे रहे होंगे वह बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो पीली आपका विशेषण होगा, विशेष आपका साड़ी होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, महोत्सव में संधि विच्छेद चुनिए। महोत्सव का संधि विच्छेद आपको चुनना है, बताइएगा। महाधन उत्सव, महोत्सव, महोत्सव या महोत्सव, बताइएगा। अब संधि की बात करते हैं तो संधि के भेद बताओ कितने होते हैं, बताइएगा। संधि आपसे पूछा जाएगा कितने प्रकार की होती है, तो संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, और कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि होती है। नोट कर लेना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब यहां से प्रश्न, तो ये बात नहीं है कि आप कर लेंगे। संधि का जो होता है दोनों अर्थ, दोनों संधि के जब आप संधि करेंगे तो दोनों के अर्थ निकलते हैं, और आपने कहीं ना कहीं देख रखा होगा। तो सर इसमें कौन शब्द आपने देखा है, सर उत्सव तो देखा है, मतलब उत्सव देखा है, सो नहीं देखा है आपने। सर उत्सव देखा है, सर महा तो कोई मतलब ही नहीं होगा। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज किसमें हुए, महो होगा या महा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, महाधन उत्सव होगा। आधन ऊ जाके मिलके, आधन ऊ जाके मिलके तब क्या होता है सर, ओ होता है। क्या होता है, ओ होता है। अब पूछे संधि कौन सी होगी, तो ए ओ आ जाए तो गुण स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। गुण स्वर संधि, महोत्सव में कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। नोट कर लेना, गुण स्वर संधि का उदाहरण महोत्सव हो जाएगा। महोत्सव क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि का उदाहरण आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा, नमस्कार में कौन सी संधि है। नमस्कार में कौन सी संधि है, विसर्ग, व्यंजन संधि, यण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, बताइएगा। नमस्कार में संधि है, तो नमस्कार में संधि आपका पूछा जा रहा है। तो नमधनकार जो होता है आपका सा का लोप हो जाता है, तब ये नमस्कार हो जाता है। ये जो है सा नमस्कार हो जाता है। तो यहाँ पे होता क्या है, ये विसर्ग संधि हो जाती है। कौन सी संधि होगी, ये विसर्ग संधि का आपका उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कमल नयन में समास है। समास का अर्थ क्या होता है, नोट कर लो।
समास का अर्थ आपसे पूछे तो क्या बताओगे? समास का अर्थ आपका संक्षेपीकरण होता है। संक्षेप होगा या संक्षेपीकरण होगा। समास का अर्थ संक्षेप या संक्षेपीकरण होगा। तो कमल नयन में समास पूछा जा रहा है, बताइएगा कमल नयन में समास बताइएगा। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, आपसे पूछा जाएगा समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास के प्रकार 6 और 4 दोनों दे तब आप 6 लगाइएगा। जब 6 पूछे, 6 दे ऑप्शन में 6 और 4 दोनों मिल जाए तब 6 लगाइएगा। और वैसे भी आपको 6 ही लगाना है। जब ऑप्शन में 6 ना हो तब 4 लगाइएगा। और 4 या 6 दोनों ऑप्शन में से आ सकता है। तो आपको लगाना कितने हैं? आपको 6 लगाना है। 6 लगाना। ये सारी चीजें जब चैप्टर वाइज हम पढ़ाएंगे तो सारी चीजों को आपको बताएंगे। अब कमल नयन में समास पूछा गया है, सर उपमान उपमेय वाला समास आ जाए, विशेषण विशेष्य वाला समास आ जाए तो वह कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन नंबर डी कमल नयन में कर्मधारय समास हो जाएगा। तुलना की जा रही है उपमान उपमेय वाला समास, तो कमल नयन आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। त्रिभुवन में समास होगा। समास की ट्रिक नोट कर लो। पहला शब्द अगर कहीं भी संख्या में मिल जाए, कहूं कहीं भी आपको संख्या में मिल जाए तो आपको क्या लगाना है? द्विगु समास बगैर देखे लगा देना है। जैसे त्रिभुवन मिल जाए, चौराहा मिल जाए, नवग्रह मिल जाए, ये सभी आपके क्या हो जाते हैं? द्विगु समास के उदाहरण हो जाएंगे। शत्रुता का विलोम क्या होगा? बताइएगा। शत्रुता का विलोम आपसे पूछा जा रहा है। मित्र होगा, मित्रता होगा, आशंकित होगा या व्यस्त होगा? बताइएगा। शत्रुता का विलोम। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, कुछ लोग लगाएंगे मित्र, कुछ लोग लगाएंगे मित्रता। तो बताइएगा शत्रुता का विलोम आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, जिन लोगों ने उत्तर दिया मित्रता, आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आकर्षण का विलोम विपरीर्थक क्या होगा? आपको विलोम शब्द जब पूछा जाएगा तो विपरीर्थक भी पूछा जा सकता है या विलोम शब्द लिखकर भी आ सकता है। तो आकर्षण का विलोम पूछा गया है, यही विपरीर्थक होता है। तो आकर्षण का अनाकर्षण नहीं होगा, प्रतिकर्षण नहीं होगा, संकर्षण नहीं होगा, तो क्या होगा? विकर्षण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उज्ज्वल। देखिएगा 3 से 4 बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न आ चुका है। उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? उत होगा, उज होगा या उ होगा, उ होगा। ये आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में अब की बार प्रश्न यही आएगा। अब यहाँ पे उज्ज्वल में संधि पूछा गया है आज तक, तो इसमें व्यंजन संधि होती है। संधि कौन सी होती है? उज्ज्वल में संधि होती व्यंजन संधि। आपसे शुद्ध वर्तनी में उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है, दोनों जा आधे होते हैं, नोट कर लेना, दोनों जा आपके आधे होते हैं। उज्ज्वल शुद्ध वर्तनी यही होती है। उज्ज्वल में व्यंजन संधि होती है। उज्ज्वल में अब की बार आपसे पूछा जाएगा उपसर्ग कौन होता है? उत होता है। उपसर्ग क्या होगा? उत धन ज्वल होगा। तब आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो 3 प्रश्न यहां से कौन कौन बनेंगे? उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी बताइए, उज्ज्वल में उपसर्ग कौन सा है, उज्ज्वल में संधि कौन सी है, तो व्यंजन संधि आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन से 3 प्रश्न आपके आते हैं और ये प्रश्न पूछे भी गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ग्रामीण में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय क्या होते हैं सर? तो प्रत्यय होते हैं शब्दांश होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। सर प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। तो शब्दांश का प्रयोग मतलब किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो ग्रामीण में कौन सा प्रत्यय हुआ है? तो ग्राम एक शब्द था जिसमें प्रत्यय आपका कौन सा लग गया? ईन लग गया, तो ग्रामीण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ग्रामीण आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ बताइएगा। सतर्क रहना, दंडित रहना, दृढ़ निश्चय करना, परिश्रम करना। कमर कसना मुहावरे का अर्थ आपका क्या हो जाएगा? काफी अच्छा प्रश्न है और बीएड में पूछा भी जा चुका है। 2020, 21 में भी पूछा गया है, 16 में भी पूछा गया। ये सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे जब आप सर्च करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो कमर कसना का अर्थ ऑप्शन नंबर सी दृढ़ निश्चय करना आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। होनहार विद्वान के होत चीखने पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ये सभी प्रश्न जो आपके पूछे गए थे, हमने कोई भी प्रश्न वैसे छोड़ा नहीं है क्योंकि सारी चीजों को हमने ले लिया है कि होनहार विद्वान के होत चीखने पात लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। चिकने पत्तों पर पौधे हरे लगते हैं, पौधे सुंदर लगते हैं। होनहार बालक के लक्षण बचपन से लगते हैं। उद्यान का शौक न होना, चिकने पत्तों से लगता है पौधा वृक्ष बनेगा। तो होनहार विद्वान के
होत चीखने पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो होनहार बालक के लक्षण जो हैं बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकायतन किसकी रचना है? इस प्रश्न में दो प्रश्न आपको अभी हम देंगे। चलो इसको हम बाद में पूछते हैं। सबसे पहले बताओ इसमें भिन्न बताओ, इसमें भिन्न बताइए, इसमें अलग कौन सा है? रीजनिंग का प्रश्न हमने बना दिया, भिन्न बताइए इसमें भिन्न कौन सा है? सर महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, रामविलास शर्मा या सुमित्रानंदन पंत? अलग बताना है, इसमें से कौन सा अलग हो जाएंगे। तो अब आपसे यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो सबसे रामविलास शर्मा अलग हो जाएंगे। सर कैसे होंगे? यहां से एक प्रश्न बना था, वो इसलिए हमने कहा चलो पूछ लेते हैं। छायावाद के चार स्तंभ, छायावाद के चार स्तंभ से आपका प्रश्न पूछा जाता है कि छायावाद के चार स्तंभ में शामिल नहीं है, तो शामिल नहीं कौन हो जाएगा? ये प्रश्न था, समझ लो। छायावाद के चार स्तंभ में नहीं है, तो नहीं है रामविलास शर्मा, लेकिन हैं कौन कौन? महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाते हैं, छायावाद के चार स्तंभ में माने जाते हैं। तो यहाँ पे अब एक प्रश्न पूछ लो, चलो पूछ लेते हैं, लोकायतन किसकी रचना है? लोकायतन किसकी रचना है? महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद, रामविलास शर्मा, सुमित्रानंदन पंत? लोकायतन आप नोट कर सकते हैं, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। आपसे सुमित्रानंदन पंत जी से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको किस रचना के लिए मिला था? सुमित्रानंदन पंत जी को 1968 में 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आखिर किस रचना के लिए मिला था ये बताइएगा। तो ये रचना चिदंबरा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चिदंबरा आपकी रचना हो जाएगी। तो 1968 में आपको सुमित्रानंदन पंत को चिदंबरा के लिए लोकायतन जो है पुरस्कार मिला था, चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और लोकायतन किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की हो जाती है। अब आपको प्रश्न कमेंट सेक्शन में क्या बताना है? महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब और किस रचना के लिए दिया गया था? इस महादेवी वर्मा जी के बारे में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 2 से 3 चीजें जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है? रस का अर्थ क्या होता है? रस का अर्थ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आनंद हो जाएगा। क्या होगा? आनंद होता है रस का अर्थ। तो रस के कितने प्रकार होते हैं? सर रस को नवरस भी कहते हैं। तो नवरस कहते हैं तो रसों की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। रसों की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। लेकिन अगर एग्जाम में पूछ ले भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी होगी, तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 होती है। सर कौन सा रस नहीं होता है? भरत मुनि ने शांत रस को रस की श्रेणी में नहीं माना है। शांत रस को रस की श्रेणी में नहीं माना है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8, भरत मुनि जी ने किस रस को रस की श्रेणी में नहीं माना? तो शांत रस हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? तो आपको श्रृंगार रस माना जाएगा। किसे माना जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीपर पात सरिस मन डोला, अलंकार का अर्थ क्या हो जाएगा? अलंकार पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? अलंकार क्या होता है? सर अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है? पीपर पात सरिस मन डोला कौन सा अलंकार होगा? उपमान उपमेय, तुलना की बात, मतलब क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी जब हम पूरे चैप्टर पढ़ाएंगे, एक एक चीजें आपको क्लियर कर दी जाएंगी आपके सामने। अब देखिएगा, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे ये किस प्रकार का वाक्य है? ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे ये किस प्रकार का वाक्य है? इच्छाबोधक, संकेतवाचक, संदेहवाचक या निषेधवाचक? बताइएगा, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे ये किस प्रकार का वाक्य है? तो ये क्या है? ये हमारी इच्छा है कि तुम्हें दीर्घायु करे। इच्छा वाले जो वाक्य होंगे ये इच्छा है, हम मतलब आशीर्वाद दे रहे हो, तो ये सब इच्छा हमारी हो जाती है। तो ये इच्छावाचक वाक्य हो जाते हैं। वाक्य से भी 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरे 25 प्रश्न करवाए हमने, आज पहली क्लास थी और ये आपको डायरेक्ट सेशन आपको दिए जाएंगे और संशोधन हम क्लास में करेंगे। आपको थ्योरी भी कंटिन्यू उपलब्ध कराई जाएगी, सारी चीज़ों को क्लियर करवाया जाएगा। तो अभी तक यहीं तक। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में अगर कोई क्लास चाहते हैं कि कैसे शुरू की जाए, कोई सजेशन, तो आप दे सकते हैं। और आपको 8 बजे कंटिन्यू जरूर मिलिए और अपने दोस्तों के पास जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको सही कंटेंट की पहचान नहीं, जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सबको शेयर कर दीजिए कि बीएड में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो कंटिन्यू रोज 8 बजे जरूर जुड़ें। तो अभी तक यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।